बच्चों, तो हर रोज़ की तरह फिर से मैं पीएमएम के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस को, और उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या बोल रहा है। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करो। ठीक है, निम्नलिखित क्रम में से मानव आहार नली का सही प्रतिनिधित्व, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। किसके? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। ओके, यानी मानव आहार नली का क्रम से पूछ रहा है कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी आंसर करो। तो आप सभी को पता होगा, ये मैं एक बार डिस्कशन भी कर चुकी हूँ इसका कोई आंसर क्या होगा, फर्स्ट यानी ए। द राइट आंसर इज ए। ओके, पहले क्या आता है, माउथ यानी मुंह, फिर ग्रसिका यानी इजोफेगस, देन आफ्टर क्या आता है, अमाशय यानी स्टोमक, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, पित्त निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा निर्माणित होता है। देखो, इस क्वेश्चन को देखकर बहुत बच्चे ये कंफ्यूज कर देंगे कि यहाँ क्या बाइल इज प्रोड्यूस्ड, यानी पित्त निम्नलिखित में से निर्माण, यानी अगर इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो क्या बाइल इज प्रोड्यूस पढ़ के सीधा पेनक्रियाज, क्योंकि पेनक्रियाज ही है जो बाइल को क्या करता है, सेक्रेट करता है। यानी अग्न्याशय है जो कि पित्त को क्या करता है, सेक्रेट करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, अंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, अंग के बारे में पूछ रहा है कि किस अंग में बाइल बनता है और निकलता है। ठीक है, तो किस में बनता है, वो लीवर में बनता है, यानी जिगर में बनता है। किसमें? जिगर यानी लीवर में बनता है। ओके, इसका आंसर सबको पता था, तो जिसका इसका आंसर बी था वो 100% करेक्ट है। तो बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एंड एक और बात मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइव क्लास में आप लोगों के कमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, यानी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है थोड़ा, उसके लिए सॉरी। ओके, बट आप लोगों की कुछ कमेंट्स मैं चेक करती हूँ, और मतलब कभी कभी कमेंट पढ़ के मुझे हंसी भी आती है। ठीक है, कुछ लोग तो घर की बातें लेकर बैठ जाते हैं, कुछ तो फ्री फायर के बारे में शुरू हो जाते हैं। यार, आधा घंटा है आपके पास, आधा घंटा फोकस कर लो। ओके, आधा घंटा का शॉर्ट वीडियोस इसीलिए आप लोगों को दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा देर में आप लोग जल्दी बोर हो जाते हो। ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। ओके, चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, परजीवी जीवों में पोषण की विधि क्या है, यानी क्या पूछ रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में क्या पूछ रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी जीवों में पोषण की विधि यानी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो किस विधि से लेते हैं हम। तो बच्चों, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होस्ट होता है। क्या होता है, होस्ट होता है, यानी परपोषी होता है। क्या होता है, परपोषी होता है। चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, प्याज रूपांतरित है डैश है। प्याज किस में रूपांतरित है, तो किस में सबको पता होगा कि किस में रूपांतरित है। तो चलो हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जड़, दूसरा क्या है, तना, तीसरा पत्ती, और चौथा क्या है, राइजोम। ठीक है, यानी प्रकंद। ओके, तो आप सभी को पता है कि प्याज किस में होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ए कर देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, किस में होता है, तना में होता है। ठीक है ना, किस में होता है, स्टेम में होता है। अब मिट्टी के नीचे है तो कुछ लोग सोचते हैं कि मिट्टी के नीचे है तो जड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसे आप तना बोलो या फिर मोडिफाइड, ज़्यादा सही क्या रहेगा, मोडिफाइड स्टेम बोलो बच्चों के। क्या बोलोगे, मोडिफाइड स्टेम में रूपांतरित होता है, यानी मोडिफाइड तना में रूपांतरित होता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, पानी में रखी किशमिश कैसे फूल जाती है। अगर पानी, सपोज ये बाउल है, एक कटोरा है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें एक किशमिश को डालें। ठीक है, ये पिचका हुआ किशमिश है। ठीक है, इसमें डाले तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है। देखते हो ना, एकदम ओरिजिनल शेप में आ जाता है, एकदम राउंड सा शेप हो जाता है, फूला फूला हुआ दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो फूल जाता है। ठीक है, तो चलो ऑप्शंस को देखते हैं, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। सेकंड क्या है, एडजॉर्प्शन। थर्ड क्या है, यानी सोखना। थर्ड क्या है, बही परासरण। या फोर्थ क्या है, अंतः परासरण। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, तो चलो ओस्मोसिस तो होता है, ये तो सबको पता है कि ओस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से या तो वो फूलता है या तो वो सिकुड़ता है, ठीक है। तो जब वो फूल जा रहा है, ये किस कंडीशन की बात कर रहा है कि जब हम पिचका हुआ किशमिश पानी के अंदर डाले तो वो किस शेप में फॉर्म हुआ, ऐसा बनकर निकला। तो उसमें कौन सा ओस्मोसिस हुआ, इनर ओस्मोसिस हुआ यानी अंतर परासरण हुआ, या फिर वही आउटर एक्सो बोल सकते हो, एक्सो ओस्मोसिस हुआ। तो क्या होता है बच्चों, जब पिचका हुआ किशमिश अगर डालेंगे पानी में और फूल जाएगा तो उस समय क्या होता है, उस समय इंटर ओस्मोसिस होता है। क्या होता है, अंतः परासरण होता है, या फिर इंटर ओस्मोसिस बोल दो उसे, ठीक है। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, सेल की कौन सी झिल्ली आंशिक रूप में परागमय है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आप किसकी बात कर रहा है, सेल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या है, कोशिका को चारों ओर से बंद करने वाली झिल्ली यानी सेल वॉल, या फिर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, या फिर कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सेल की कौन सी झिल्ली आंशिक रूप में परागमय है, यानी क्या है, उस मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, सेल के उस मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है जो कि क्या है, सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब क्या समझते हो, आंशिक झिल्ली मतलब क्या समझते हो बच्चों आप लोग, मतलब उसे पार्शियली परमिएबल यानी कुछ ही ऐसे चीज़ है जो कि उस सेल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली परमिएबल होता है। क्या होता है, पार्शियली परमिएबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग ना बीच में कमेंट में बातें शुरू कर देते हो, ओके, तो बातें कम करो, पहले थोड़ा पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चावल का पौधा डैश का उदाहरण है, जल्दी जल्दी बता दो कि ये क्या है, डाइकोटिलेडोनस है, द्विबीजपत्री है, या एक बीजपत्री है, या फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म है, या क्या है, फर्न है। बताओ, ये सबको पता है कि चावल का पौधा किसका उदाहरण है बच्चों, चावल का पौधा मोनोकॉट का, मतलब एक बीजपत्री है। क्या है, चावल का पौधा एक बीजपत्री का उदाहरण है, ओके, समझ में आ गया। मोनोकॉट अब मैं बता चुकी हूँ, अब मेरा अगर पिछला वीडियो देखोगे तो मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, फर्न क्या होता है, ठीक है। तो नो डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी जल्दी, और इसका आंसर पता है मुझे, कमेंट में एकदम लिखते जाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ा पक्षी है, सबको पता है इसलिए नो डिस्कशन, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे बड़ी पक्षी है, ओके। चलो इससे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नहीं तो आप लोग कमेंट का भंडार लगा देते हो। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखो, इनमें कौन सा एंजाइम हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है, यानी मुंह में जो हम भोजन खाते हैं चबाते टाइम उसमें कौन सा एंजाइम हमारे मुंह के अंदर भोजन के साथ क्या होता है, मिलता है, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट क्या है, ट्रिप्सिन, सेकंड क्या है, सेलुलोज, थर्ड क्या है, पेप्सिन, फोर्थ क्या है, एमाइलेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सबको पता हो ये कौन सा एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड में मिक्स होता है चबाने के टाइम, और फिर आराम से क्या, ओजोफेगस मतलब यहाँ नली जो होती है इसमें आराम से चला जाता है, ठीक है, पेट के अंदर। तो कौन सा होता है एंजाइम, वो होता है एमाइलेज। कौन सा होता है, एमाइलेज, ओके। तो द राइट आंसर इज डी, सबका सही है, ओके, वेरी गुड। तो क्या होता है, एमाइलेज जो होता है वो हमारे भोजन के साथ मिश्रित होता है, और वो हेल्प क्या करता है, एकदम स्मूथली हमारे जो ओजोफेगस होता है, ग्रसिका होता है, उसके अंदर आराम से चला जाता है, ठीक है। या फिर इसे अल्फा एमाइलेज भी बोल दो, या फिर टाइलिन भी बोल दो, ना कि ट्रिप्सिन, टाइलिन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो अभी ये क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, ठीक है, तो भी करना तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि इजी है तो चलो छोड़ देते हैं, नहीं, इसे भी हम देखते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में भोजन अंत में कहाँ पचता है, ये बता दो कि जब सारा प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि मुंह में भोजन डाले, उससे एमाइलेज मिला, फिर वो ओजोफेगस से अंदर गया, स्टोमक में गया, वहाँ क्या डाइजेशन स्टार्ट हुआ आपका, लेकिन लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है। वैसे तो कहेंगे तो डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पहले तो बड़े
जो टुकड़ा होता है खाना का उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं मुंह में ही, उसके बाद पेट में जाता है तो उसके बाद टूटता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अंतिम बार भोजन कहाँ पचता है। तो कहाँ पचता है सबको पता होगा, जल्दी जल्दी आंसर्स करो। तो बच्चों कहाँ पचता है, ये छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। ओके, इसका आंसर सबको पता है। आप लोग देख ही रहे हो क्वेश्चन का लेवल इजी है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, जो कि इनकरेक्ट सेंटेंस है। ओके, चलो पढ़ते हैं हम एक एक करके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोशिकाओं का आकार व अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या होता है, स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन से अलग अलग सेल का शेप और साइज वेरी करता है, ठीक है। जिसका जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से उसका सेल होगा, उस हिसाब से उसका सेल का स्ट्रक्चर होगा, शेप होगा, साइज होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, यानी सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप। जी बिल्कुल, बहुत ऐसे सेल है जो कि अपना शेप चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो एक्सक्यूडेशन यानी निष्पादन की क्षमता हर एक, तो बच्चों प्रत्येक कोशिका में अपनी निष्पादन की क्षमता होती है। हर एक कोशिका जो होता है उसका अपना अपना ओन कैपेसिटी होता है एक्सक्यूडेशन का, यानी निष्पादन का, ठीक है ना। अपना क्षमता होता है कि कौन कितना कर सकता है। तो ये भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी क्या है, सभी देह क्या है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो नहीं, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। सभी देह ऊतकों में यानी सेम टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू, हर एक बॉडी टिश्यू में सेम टाइप के सेल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। जैसे कि ले लो इपिथर्मल सेल, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी, इपिथेलियल सेल जो कि आपकी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ओके, या फिर गट्स में प्रेजेंट होता है। फिर इंडोथेलियल सेल ले लो, नर्व सेल ले लो जो न्यूरॉन्स में होते हैं, मसल सेल जो मसल्स में होते हैं, ओके। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। सेम टाइप के सेल्स बॉडी, सभी बॉडी टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या है, जो फोर्थ नंबर है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट है, यानी गलत है। ये आपका कथन जो है वो गलत है। तो इसका आंसर क्या, इससे आपसे क्या पूछ रहा था कि जो कथन सही नहीं है, यानी जो कथन गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी, ओके। सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये क्या है आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका 11 नंबर का आंसर क्या होगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, ये देखो 12 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, किस पादप को सक्रिय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। साकीय, नॉट सक्रिय, ठीक है, यानी हर्बल, सॉरी वो थोड़ा टंग स्लिप था, स्लिप ऑफ टंग था, ओके। साकीय यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर, किस प्लांट को ये उपाधि मिली है, ये उपाधि यानी या फिर किस प्लांट को ये इस नाम से भी जाना जाता है, हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से, यानी साकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से। तो ऑप्शंस क्या है, आंवला, दूसरा क्या है आम, तीसरा क्या है नीम, चौथा क्या है तुलसी। तो बात करें आंवला की, तो जी हाँ, आंवला को ही हर्बल इंडियन डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंवला को ही इंडियन हर्बल डॉक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना कितने बीमारियों का प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका सेवन करने से कई ऐसे बीमारी हैं जिसका प्राकृतिक रूप से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, यानी नेचुरली तरीके से ठीक किया जा सकता है। किसके प्रयोग से, आंवला के प्रयोग से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, साकीय भारतीय डॉक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी आंवला। आंवला इज़ द राइट आंसर, ओके। आम को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है। नीम क्या है, नीम से भी बहुत सारी बीमारी ठीक होती है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, वो सब ठीक हो जाता है। तुलसी को पवित्र पेड़ बोला जाता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, आभासी फल यानी फल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। फल्स फ्रूट का एक उदाहरण कौन सा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मैं करवा चुकी हूँ इन प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सेब, अमरूद, आम और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बता दो कि हमारा फॉल्स फ्रूट कौन है। फॉल्स फ्रूट कौन है बच्चों, तो ये सबको पता है क्या है, सेब है।
सेब है। क्या है फर्स्ट फ्रूट? सेब है, ठीक है। तो बच्चों इसको फर्स्ट फ्रूट बोलते क्यों हैं, ये आप लोग पूछ सकते हो। तो ये मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि एप्पल का जो ग्रो होता है वो ओवरी से नहीं होता है। ओवरी यानी अंडाशय से इसका उत्पत्ति नहीं होता है, ये ग्रो नहीं करता है। ये कहाँ, तो फिर कहाँ से करता है? तो ये थैलमस से करता है। कहाँ से? थैलमस से ग्रो करता है। कौन सा? सेब, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। आंसर मिल गया। चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हेमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, ठीक है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? नॉर्मल हेमोग्लोबिन पूछ रहा है। उसमें किस में पूछ रहा है? एडल्ट मेल में, ठीक है। एडल्ट मेल में तो कितना होता है? अगर जिसको नहीं पता है वो याद कर लेना, 14.5 ग्राम। कितना होता है? 14.5 ग्राम, ओके। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? ऑप्शंस देखते हैं। मिनामता रोग, बैंक फुट रोग, या फिर डिक्लेसिया, या फिर इटाई। तो किससे संबंधित है? सबको आंसर पता है, इटाई से। तो जिन बच्चों ने डी दिया उनका 100% करेक्ट है। वेल डन गाइस, ओके। किससे संबंधित है आपका कैडमियम प्रदूषण? इटाई से। किससे है? इटाई से, ओके। चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है? शिष्ट पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? यानी क्या पूछ रहा है? शिष्ट यानी स्पॉट की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एक पत्ता है, ठीक है, तो इस पत्ते पे जो पीला पीला धब्बा हो जाता है वो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो जल्दी जल्दी बताओ किसकी कमी से होता है? स्पॉट, ये याद रखना। सिस्ट बोल रहा है यानी स्पॉट बोल रहा है, ना कि मार्जिन। ये नहीं बोल रहा है कि पत्ता का मार्जिन जो है वो पीलापन स्टार्ट होता है वो किसकी कमी से होता है। पीलापन दोनों में हो रहा है, लेकिन एक मार्जिन से स्टार्ट होता है और एक पत्ती के बीच में येलो स्पॉट्स होते हैं, ओके। तो जो पत्ती के बीच में जो येलो स्पॉट्स होते हैं, जो पीले धब्बे होते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं बच्चों? तो मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से होती हैं? मैग्नीशियम की कमी से, ओके। समझ में आ गया। और जिंक, चलो जिंक की बात करते हैं। तो जिंक की कमी से क्या होता है? जब पत्ता, आपका जो पत्ता का किनारा है, यानी क्या है आपका जो मार्जिन है, उसे क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में मार्जिन बोलते हैं और हिंदी में किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर पीलापन स्टार्ट हो जाए और फिर धीरे धीरे पूरा पत्ता पीला हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, ठीक है। अब बात करते हैं बोरोन की। तो बोरोन की कमी से क्या होता है बच्चों? अगर पेड़ में फ्रूट लगा है तो फ्रूट आपका क्या हो जाएगा? क्रैकिंग, यानी फटना शुरू कर देगा। तो आपको लगेगा कि बोरोन की कमी हो गई है पौधों में, ठीक है। मतलब एक स्टेज पे, यानी पक जाए, फटे तो नहीं, कच्चा है और फटना शुरू हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसमें बोरोन की कमी हो गई। या फिर उसकी जो या फिर पेड़ की जो पत्तियां हैं वो मोटी होकर मुड़ना शुरू कर दे, तो वो किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से, ठीक है। अब लोहे की बात कर ले। तो लोहे की कमी से क्या होता है? प्लांट में ग्रोथ रुक जाता है। क्या होता है? ग्रोथ रुक जाता है प्लांट का। तो आप लोगों को पता क्या चलता है कि आयरन की कमी है, ठीक है, तो उसे आप आयरन प्रोवाइड करते हो, बोरोन प्रोवाइड करते हो, जिंक प्रोवाइड करते हो, जैसा जैसा प्लांट का लक्षण बताता है, ठीक है, तब जाके आपका एक हेल्दी प्लांट ग्रो करता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव शरीर में छोटी आंत 17वीं ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है। तो चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अधिविक्र, या फिर क्या बात कर रहा है? थायराइड ग्लैंड की, या फिर पीयूष, या फिर अग्नाशय की, ठीक है। तो आप बताओ कि सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो द राइट आंसर इज, क्या होगा राइट आंसर बच्चों? पीयूष। क्या होता है? पीयूष जो है, यानी पीयूष जो है वो क्या है आपका? सबसे छोटी इंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ओके। और कोई पूछे कि ये रहता कहाँ है, तो ये मिडिल
पार्ट ऑफ ब्रेन में रहता है, ह्यूमन ब्रेन में रहता है, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन में रहता है। इसका लोकेशन, इसका जगह वही है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और हिंदी में पीयूष बोलते हैं। तो चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, कालाजार का रोग वाहक। कालाजार का रोग वाहक कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं, एनोफिल्स मच्छर, या फिर क्यूलेक्स मस्क्यूटो, या फिर सीसी मक्खी, या फिर सिकाटा मक्खी। तो ये सबको पता होगा कालाजार का रोग वाहक कौन सा है, सिकाटा मक्खी। तो द राइट आंसर इज बच्चों डी, सिकाटा मक्खी किसका रोग वाहक है, कालाजार का रोग वाहक है। अब बात करें अगर एनोफिल्स मच्छर की, एनोफिल्स मच्छर की, तो अगर इन्फेक्टेड एनोफिल्स मच्छर आपको काटती है, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल होती है, तो आपको क्या हो सकता है, मलेरिया डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, मलेरिया बीमारी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जो अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, वो क्या है, शब्दिनी यानी शार्निक्स की बात कर रहा है। किसमें वाक्यंत्र है, जल्दी से इसका आंसर करो, किसमें वाक्यंत्र है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं, उभयचर है यानी एम्फीबियंस है, या फिर सरीसृप है यानी रेप्टाइल्स है, या पक्षी, या फिर ब्रेस्ट, ठीक है। तो आप बता दो कि साइनिक्स जो है वो किसका वाक्यंत्र है। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसका वाक्यंत्र है बच्चों, पक्षी। पक्षी का वाक्यंत्र कौन सा है, साइनिक्स यानी शब्दिनी, ठीक है। इसी के साथ हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है, जन्म के बाद मानव की किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, यानी क्या बोल रहा है आपका, सेल डिवीज़न नहीं होता है। कौन ऐसा है जो कि जन्म के बाद, बर्थ के बाद ह्यूमन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कंकाल यानी स्केलेटन में, या तंत्रिका, या फिर संयोजी में, या फिर जनन में। किस ऐसे टिश्यू में सेल डिवीज़न नहीं होता है? तो ये आंसर सबको पता होगा, किसमें, तंत्रिका में, यानी नर्व सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। जन्म के बाद नर्व सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, ठीक है। तो आपको बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया या फिर जड़त्व का माप कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है वेग, बी है त्वरण, सी है द्रव्यमान, और डी है भार। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जड़त्व का माप है, वेग, त्वरण, या भार, या फिर द्रव्यमान। इन चारों में से बताइए कि क्या हो जाएगा आपका जड़त्व का माप, फटाफट से बताइए। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। जड़त्व का जो माप होता है वो क्या होता है आपका, द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगती है। जब कोई बस जो है वो चल रहा है, ठीक है, उसमें जब अचानक से ब्रेक लग जाएगा तो उसमें बैठी हुई यात्री जो है आगे की दिशा की ओर झुक जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सिद्धांत या कौन सा नियम इसको समझा सकता है। सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन का तीसरा नियम, बताइए क्या हो जाएगा आपका। यानी कि चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। आप लोग खुद फील किए होंगे जब बस में बैठते हैं या फिर गाड़ी वगैरह में, तो अब ब्रेक जब लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। कभी कभी जो खड़ा रहता है वो तो फेंका के डायरेक्ट आगे चले जाता है, होता है ना। तो ठीक है, वही बताना है कि कौन सा नियम यहाँ पर लगता है, सापेक्षता का नियम या न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा नियम लगेगा। तो ये तो सबने पढ़ा होगा, कौन सा नियम लगेगा, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। कौन सा, न्यूटन का पहला नियम लगेगा, ठीक है। और पता है न्यूटन के दूसरे नियम में क्या होता है, क्या है कि जब आप
कभी मतलब कि ये जो क्रिकेटर वगैरह होता है ना, वो जब बॉल कैच करता है तो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है कैच करते टाइम, ताकि हाथ में उसके चोट ना लगे। तो ये क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, जब आप कहीं पे स्थल पे हैं, ठीक है, ये नाव पे हैं, आप नाव पे हैं, ठीक है, खड़े हैं आप यहाँ पे नाव पे, ठीक है, क्या होता है, यहाँ से जब आप नीचे की ओर कूदते हैं यहाँ से, ठीक है, तो क्या करते हैं, आप जब कूदते हैं तो आप आगे कूदे तो खुद पे फोर्स लगाएं, और जब कूद के आप नीचे आ जाते हैं तो पता चलता है नाव अपने जगह से पीछे चले गया, नाव जो है अपने जगह से पीछे चले गया, तो वो क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वचालित वाहनों में द्रव्य द्वारा स्वचालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। आपको बताना है कि स्वचालित वाहनों में द्रव्य द्वारा स्वचालित ब्रेक का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है, यानी द यूज ऑफ पेन ड्राइवन ब्रेक्स इन ऑटोमेटिक व्हीकल इज एक्चुअली अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ। आपको बताना है कि मतलब कि चारों में से कौन सा एप्लीकेशन इस पर अप्लाई होगा। पार्कलन का नियम, टोरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का नियम, ठीक है, बताइए कौन सा नियम इसमें अप्लाई होगा। तो वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं पार्कलन का नियम, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वो आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो सबको पता है भाई कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। वर्षा की बूंद जो होती है वो गोल किस कारण से होती है, श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, प्रत्यास्था के कारण या फिर गुरुत्व के कारण। बताइए किसके कारण होता है इन चारों में से, श्यानता के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण, या फिर प्रत्यास्था के कारण या गुरुत्व के कारण। बताइए फटाफट से किसके कारण वर्षा का बूंद जो होता है वो गोल होता है। तो वेरी गुड, किसके कारण होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी करेंगे कि पृष्ठीय तनाव के कारण, वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के कारण जो होता है वो वर्षा का बूंद जो है वो गोल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो फटाफट से बताइए किसने किया है। न्यूटन ने किया है, गैलीलियो ने किया है, कोपरनिकस ने किया है या आइंस्टीन ने किया है। बताइए गुरुत्वाकर्षण का नियम का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादन किसने किया है। ये तो सबको पता है, कौन किया है, न्यूटन किया है, ठीक है, कौन, न्यूटन ने किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आप ये देख लीजिए। तो F बराबर होता है आपका G m1m2/r², ठीक है। और SI यूनिट क्या होता है, G का SI यूनिट आपका होता है m² और kg का मतलब कि पर kg², ठीक है। ये SI यूनिट होता है आपका। अगला देखिए, और आपका फिर इसको हम लोग यूनिट को निकालते कैसे। तो सबसे पहले G बराबर क्या होता है आपका nm², यानी कि उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर ये kg का स्क्वायर है तो ये nm तो स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो ये kg का -² हो जाता है आपका। फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1 L³ और t पर -2, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ओके। फिर आप G का मान देख लीजिए, कांस्टेंट जो होता है उसका मान क्या होता है 6.67529, ठीक है। 529 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है, पर kg², माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला या SI यूनिट तो आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है। आपको बताना है कि ऊष्मा का यूनिट कौन सा है इसमें, SI यूनिट ऑफ हीट, ये बताना है, ठीक है।
इकाई ऊष्मा का इकाई क्या होता है, या फिर एसआई मात्रक बोल सकते हैं, क्या होगा बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट, आपको बताना है कि कौन सा जो हीट का यूनिट है। जूल होगा, ओम होगा, एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, सबको पता है जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा आपका ऊष्मा का एसआई यूनिट। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऊष्मा का एसआई यूनिट। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं ओम किसका होता है। ओम एसआई यूनिट किसका होता है आपका, ये होता है आपका प्रतिरोध का। ठीक है, किसका होता है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई यूनिट आपका ओम हो जाएगा। फिर आपका एम्पियर किसका होगा बताइए। एम्पियर किसका हो जाएगा आपका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा। और वोल्ट किसका हो जाएगा आपका, विद्युत विभवांतर का। ठीक है, किसका, विद्युत विभवांतर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा, ये आपको बताना है इन चारों में से। जल होगा, पारा होगा, लकड़ी होगा, चमड़ा होगा, बताइए ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा आपका। हु अमोंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट ड्राइवर ऑफ ऊष्मा, यानी कि क्या कहते हैं, हीट का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पारा। पारा जो है ऊष्मा का क्या है, सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न गैस परत में से किसकी परत सूर्य की नुकसानदायक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है, बताइए क्या हो जाएगा आपका। इन चारों में से कौन सा जो है ये पराबैंगनी किरण के नुकसान विकिरण को हमारे मतलब कि परत जो है हमारे शरीर के उसको परत को बचाता है, मतलब कि कौन सा गैस का परत है। ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या होता है ये नुकसान पराबैंगनी किरण जब मतलब कि अर्थ पे आता है तो वो हमारे स्किन को क्या करता है, इस स्किन को ना खराब करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, और इससे स्किन कैंसर भी होता है। ठीक है, ये पराबैंगनी किरण से। तो आपको बताना है कि इस किरण को अर्थ पर आने के लिए मतलब कि कौन रोकता है, कौन सा परत जो है वो पराबैंगनी किरण को रोकता है। तो सबको पता है क्या होता है, ओजोन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ओजोन। और पता है ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है पता है, ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, कब, 16 सितंबर को आपको आपका ओजोन डे मनाया जाता है। और आपको पता है इसके लिए ओजोन के लिए आपका क्या हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन के लिए। ठीक है, ओजोन के लिए आपका सब याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, आँख किन रंगों के बीच अधिकतम संवेदनशील होता है। आँख जो है किस रंगों के बीच जो है अधिकतम संवेदनशील होता है, यानी कि आईज आर मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर। आपको बताना है कि आईज जो है किस कलर के बीच ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बताइए फटाफट से। किस कलर के बीच ज़्यादा सेंसिटिव होता है अपना आईज जो होता है हमारा, लाल हरा है, नारंगी पीला है, हरा नीला है, पीला और हरा है, बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर, बताइए फटाफट से। किन रंगों के बीच जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लाल और हरा। लाल और हरा के बीच जो है आँख बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, CaH में H का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, बताइए। CaH में H का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, फटाफट से बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा CaH में H का, तो आपका है ऑप्शन फर्स्ट में है +1 +2 -2 -1, बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। -1 जो होगा आपका COH में H का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि रेयन किससे बनता है, बताइए फटाफट से। रेयन किससे बनता है, व्हाट इज
रेयॉन मेड ऑफ? तो बताना है कि रेयॉन किससे बनता है, फटाफट से बताइए। रेयॉन किससे बनता है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूलोज है, रेशम है, स्टार्च है और रबर है। बताइए फटाफट से, रेयॉन किससे बनता है आपका? ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से जो आपका रेयॉन बनता है, ठीक है। क्या रेयॉन बनता है आपका? सेल्यूलोज से। अगला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल को कार में उपयोग करने पर यह एक बड़े प्रदूषण के रूप में उपयोगी नहीं होता है। तो आपको बताना है कि पेट्रोल इज़ नॉट यूजफुल एज अ मेजर पॉल्यूटर व्हेन इट इज़ यूज्ड इन टैक्स। तो पहला है लेड के यौगिक, CO2, SO2 या फिर कारवार कार्बन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि जब कब पेट्रोल जो है ज़्यादा पॉल्यूटर के रूप में नहीं होता है, जब उसको टैक्स में यूज किया जाता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? लेड के यौगिक, CO2 या फिर SO2 या फिर कार्बन। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन के रूप में जब पेट्रोल का यूज़ किया जाता है तो इसमें ज़्यादा टैक्स नहीं, यानी कि ज़्यादा पॉल्यूटर के रूप में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साल्व्य प्रक्रम किसके उत्पादन में प्रयोग होते हैं? साल्व्य प्रक्रम जो है वो किसके उत्पादन में प्रयोग होते हैं, ये बताना है। साल्व्य प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसमें साल्व्य प्रोसेस का यूज किया जाता है? सोडा राख में, चूना पत्थर में, चूना में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में? बताइए साल्व्य प्रोसेस जो है वो किसमें किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? किसमें? सोडा राख में, चूना पत्थर में, चूना में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में? क्या हो जाएगा आपका? सोडा राख में, ठीक है। किसमें? सोडा राख में जो है साल्व्य प्रोसेस का उपयोग यानी कि प्रोडक्शन किया जाता है सोडा राख का। सोडा राख के लिए साल्व्य प्रोसेस का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मिश्र धातु मैग्नीशियम में होता है। द एलॉय ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट्स, मतलब मैग्नीशियम का जो मिश्र धातु होता है उसमें मतलब कितना % का ये होता है, ठीक है। मैग्नीशियम मिश्र धातु जो बनता है उसमें मैग्नीशियम का % कितना है ये बताना है आपको, ठीक है। मैग्नीशियम कितना % होता है किसी भी एलॉय में वो आपको बताना है। पहला है 90% ऑफ Mg, 50% है, और मतलब कि 95% Al है, और फिर डी नंबर है 20% Cu। बताइए मैग्नीशियम का क्या कंटेंट है? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50% कंटेंट करता है मैग्नीशियम एलॉय में, ठीक है। एलॉय में जो है मैग्नीशियम कितना 50% कंटेंट करता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? बताइए स्वचालित वाहन किसने बनाया था पहला? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। पहला ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, गोटलीब डेमलेर, कार्ल बेंज, रुडोल्फ डीजल। बताइए किसने बनाया था पहला, मतलब स्वचालित वाहन, ठीक है। तो ये कौन बनाया था? कार्ल बेंज ने। कार्ल बेंज ने जो है पहला स्वचालित वाहन बनाया था, ठीक है। और रुडोल्फ डीजल जो है इसने क्या किया था? डीजल से चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में जो है रक्त की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। पहला है 5 से 6 लीटर, दूसरा है 7 से 8 लीटर, तीसरा है 9 से 10 लीटर। बताइए कितना होता है? और अगला है 1 से 2 लीटर डी नंबर में। बताइए आपका क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है मनुष्य के शरीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? आपको बताना है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है ये बताइए। फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए है 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, फिर है आपका 20 से 120 दिन, और अगला है 10 से 20 दिन, और डी नंबर में है 100 से 200 दिन। तो आपको बताना है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है। फटाफट से बताइए कितने दिनों का होगा। तो ये तो आपको पता है कि 120 दिन का होता है, ठीक है। टोटल 120 दिन का होता है ये इसका लाल रक्त कण का दिन, ठीक
क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 से 120 दिन का होगा। ठीक है, 20 से 120 दिन का होगा लाल रक्तकण का जीवन काल। ठीक है, और WBC का कितना होता है आपका, वो 20 डेज। ठीक है, कितना 20 डेज होता है आपका लाल वाइट ब्लड सेल का। ठीक है, वाइट ब्लड सेल का। आपको बताना है इसमें अगला क्वेश्चन आपका, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। ठीक है, विच इज द ऑम्निबस ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपको बताना है कि सर्वग्राही कौन सा है। ठीक है, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है, O होगा, AB होगा, A+ होगा, B+ होगा, बताइए। सर्वग्राही मतलब कि वो सबसे ले सकता है। ठीक है, सबसे ले सकता है, और सर्वदाता मतलब होता है जो सबको दे सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका AB। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप जो होता है ये सबको दे सकता है। ठीक है, वो सबको दे सकता है। ओके, ये आपका सर्वग्राही हो गया, मतलब सबको ले सकता है, सबसे, सॉरी मिस्टेक हो गया, क्या होगा आपका, सबसे ले सकता है AB। ठीक है, और O जो है वो सबको दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर का सबसे बड़ी अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको बताने कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है शरीर का, तो ये होता है आपका, बताइए, त्वचा होगा, फेफड़ा होगा, आंत होगा, यकृत होगा। बताइए फटाफट से कौन सा अंग हो जाएगा शरीर का सबसे बड़ा। तो सबको पता है क्या हो जाएगा आपका, त्वचा। त्वचा जो होता है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि पूरे शरीर पर फैला होता है, स्किन, इसको हम लोग स्किन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर में जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है आपका ऑप्शन है हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अपचौरा ग्रंथि है। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, फटाफट से बताइए। सबको पता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये सबने पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, यानी कि स्टेपी जिसको बोलते हैं। और सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका, थाई का हड्डी होता है, जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। चलिए हम लोग ना कुछ मतलब एक बार एक दो और जान लेते हैं एक्स्ट्रा में कि कॉपरनिकस के बारे में। ठीक है, कॉपरनिकस, कॉपरनिकस कौन था पता है आप लोगों को। कॉपरनिकस जो है वो बताया क्या था कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। पहले तो हम लोग यही जानते थे ना कि पहले जो चला आ रहा था, अरस्तु ने बताया हुआ था कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में है, लेकिन तब कॉपरनिकस ने बताया क्या कि पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, सूर्य होता है केंद्र में, उसके चारों ओर जो हमारा पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, ये कौन बताया, कॉपरनिकस बताया, जिसके कारण कि इसको शायद मार भी दिया गया था कि ऐसे ये झूठ है जो पहले से चला आ रहा है, इनकी पृथ्वी ही सेंटर में है। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखा था, उस मतलब एक मॉडल भी दिया था जो बताया कि पृथ्वी जो है केंद्र में नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है। ठीक है, यही बताया, इसके लिए एक मॉडल दिया था, मॉडल का नाम क्या था, सेंट्रिज्म। ठीक है, हीलियोसेंट्रिज्म, ये एक मॉडल दिया था उसके लिए। ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था क्या, डी रिवॉल्यूशन। ठीक है, डी रिवॉल्यूशन, डी रिवॉल्यूशन पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये कॉपरनिकस के बारे में हो गया। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था पता है, गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, किसका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। ये सब ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे ITI, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप कहिए कि ये वीडियो देखें, उनके साथ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, और बताइए कि ये वीडियो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। उसके बाद तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप कहीं और होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मन से पढ़ाई कीजिए, संघर्ष रखिए, अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है।